गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक 10th तक आपने बहुत मन लगा के, बहुत जान लगा के पढ़ाई किया, लेकिन अब अपने को गेम को लेवल अप करना है। लेवल अप मतलब सर क्या? लेवल अप मतलब द ट्रांजिशन फ्रॉम योर क्लास 10th टू 11th। द ट्रांजिशन फ्रॉम योर क्लास 10th टू 11th। देखो, जब भी चीज़ नेचर में एक चीज़ सपोर्ट करता है, जब भी कभी किसी चीज़ में ट्रांजिशन होता है, देन देयर आर रैपिड थिंग्स विच यू नीड टू डेवलप इन योर माइंड। ठीक, विच यू नीड टू डेवलप एज अ पर्सन। क्या क्या चीज़ डेवलप करना है हम लोगों को? हमारा पढ़ाई का तरीका बदलना है। तरीका मतलब सर क्या? कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। विल नॉट गो बाय द कन्वेंशनल वे कि यार यहाँ पर पीपीटी लगा दिया, पीपीटी से पढ़ रहे। नो, वो सब काम नहीं खेलेंगे अपन बिल्कुल एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि हम लोगों को जब भी तुम घर पे रिवीजन करो, बस तुम कॉपी खोलो और तुम्हें एक एक चीज़ याद होता जाए। ठीक, आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ योर बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे। अलॉन्ग विथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा बहुत प्यारा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी में देखोगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लाइट नहीं, नीट में हर साल 5 क्वेश्चन गारंटीड आता है। गारंटीड मतलब 110% आएगा ही आएगा। सेल से नहीं आएगा तो क्या आएगा? और ये जो 5 क्वेश्चन होता है मैं आपको बताता हूँ, दे आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। एनसीईआरटी का टेक्स्ट आपके हाथ में है, एनसीईआरटी के लाइंस आपके कमांड में है, कोई नहीं रोक सकता ये 5 क्वेश्चन सही करने में। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक है। जो अपन अभी तक 9 तक पढ़े हैं उसी चीज़ को उठा के 11th पे और अपग्रेड करके पढ़ेंगे। डन, स्टार्ट करें अपन। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज आवर सब्जेक्ट बायोलॉजी। सर बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है? बायोलॉजी कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? बायोलॉजी इज ए इंग्लिश वर्ड, लेकिन सर बायोलॉजी वर्ड जो है ये 2 ग्रीक लेटर से बने हुए हैं। एक का नाम है बायोस, another word is logos। bios, logos, ये कैसे वर्ड है बेटा? these are your Greek words, but biology जो वर्ड है it is in your English language। हाँ या ना? तो ग्रीक का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग इंग्लिश में दर्शाएंगे अपन। बायोस का मतलब होता है लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस? इट मीन्स लाइफ, जीवन। क्या है वो? बायोस। लोगोस वर्ड का मतलब होता है बेटा टू स्टडी। देखो, लाइफ टू स्टडी, बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब टू स्टडी। यही से हम लोगों का बायोलॉजी का डेफिनेशन आ गया। बायोलॉजी का डेफिनेशन फिर क्या हुआ बेटा? द बायोलॉजी डेफिनेशन इज वेरी इजी, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। डन सीन है? समझ में आया? बायोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ होता है, बायोस एंड लोगोस। दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। एक का मीनिंग है लाइफ, एक का मीनिंग है टू स्टडी। दोनों वर्ड को मिला दोगे तो हम लोगों का बायोलॉजी का डेफिनेशन आ गया, दैट इज योर स्टडी ऑफ लाइफ। सर आपने इतना बेसिक से क्यों बताया? ये तो हमें 9 तक पता होगा, लेकिन यहाँ से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से टेक अवे करने वाले हैं दैट इज योर लॉजी। कौन सा वर्ड है? लॉजी। तो कहीं पर भी पूरे सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे सामने ये वाला वर्ड आ जाए लॉजी, तो उससे क्या समझोगे जी? लॉजी का मतलब है टू स्टडी। तो सफिक्स अपना फिक्स हो गया। मतलब क्या हुआ? सफिक्स इज लॉजी। इसके आगे तुम कुछ भी लगा दो, क्या हो जाएगा उसका मीनिंग? द स्टडी ऑफ जो भी सामने लगाया हो। एक एग्जाम्पल देखो, साइटोलॉजी की बात करूं अगर मैं, साइटोलॉजी, ध्यान से, साइटो वर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? सेल। साइटो मीन्स सेल, और लॉजी का मतलब क्या है बेटा? अभी बताया, टू स्टडी। तो सेल का स्टडी क्या नाम हुआ बेटा? साइटोलॉजी। डन सीन है? समझ में आया? बहुत इजी है। तो ये बोलने का बस एक ही मीनिंग था कि हमें ये समझ में आए कि लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ जो चीज़ हम आगे लिखेंगे। आया समझ में? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बायोलॉजी को अपन 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे सर 2 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट अपने लेवल में, हमारे यूजी लेवल तक हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी को 2 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है तुम्हारा बॉटनी, एक सब्जेक्ट का नाम है तुम्हारा
जूलॉजी, बहुत ईजी है। लॉजी कहाँ आया जी, यहाँ आया। जू वर्ड का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। तो क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या बोलोगे आज के बाद, स्टडी ऑफ एनिमल्स मीन्स जूलॉजी। समझ में आया। एनिमल्स का किस चीज का स्टडी करोगे सर, सबसे पहले मैं बोलूंगा एनिमल्स के डाइवर्सिटी को स्टडी करोगे, हाँ या ना। डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है सर, डाइवर्सिटी मतलब कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एनिमल मिलता है, क्या उनका हैबिटेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन बींग्स, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ ह्यूमन बींग्स का हैबिटेट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, सर हम लोग तो ज़मीन में रहते हैं। ज़मीन को इंग्लिश में क्या बोलोगे, टेरेस्ट्रियल। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिशेस का हैबिटेट क्या होता है, तुम क्या बोलोगे, सर फिशेस तो पानी में मिलता है, मतलब दे आर एक्वाटिक। फिर एक्वाटिक में दो चीज़ आ जाता है कि वेदर दे आर फाउंड इन सी वाटर और वेदर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। आ रहा है समझ में। यही से अपन पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म कर देगा, डाइवर्सिटी खत्म कर देगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो डाइवर्सिटी चुटकी का खेल है, ठीक है। पहला चीज़ क्या हम लोग पढ़े, डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमी। एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या हुआ सर, एनाटॉमी मतलब द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसके स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर ही एक सब टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। लॉजी कौन आ गया, लॉजी। कौन सा लॉजी, अब हिस्टोलॉजी। देखना ध्यान से, हिस्टोवर्ड का मतलब होता है टिश्यू। हिस्टोवर्ड का क्या मतलब हुआ, टिश्यू। लॉजी मीन्स टू स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। डन सीन है। तो ये हिस्टोलॉजी जो चीज़ है, हिस्टोलॉजी इज डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट हम अगर बॉडी के फंक्शंस के बारे में जानना चाहेंगे देन वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, वी विल स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी। आया समझ में। तो डाइवर्सिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी किसका, एनिमल्स का, कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ व्हाट, जूलॉजी। दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है आप लोगों का, इट इज आवर बोटनी। बोटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स को इज क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ बोटनी। डन सीन, कोई दिक्कत। अब स्टडी किस किस चीज़ का करेंगे, यही सेम चीज़ का करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ मिलता है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट, मतलब एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं और कैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने को पहुंचाते हैं। आया समझ में। तो सीन हम लोगों का बहुत सेट है। पढ़ना हमें ये चीज़ है, किस किस के लिए पढ़ेंगे, इधर आएंगे तो प्लांट्स के लिए, इधर जाएंगे तो एनिमल्स के लिए। आई होप कोई डाउट नहीं हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया आपको इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड, जूलॉजी एंड योर बोटनी। जूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स, बोटनी का मतलब है स्टडी ऑफ योर प्लांट्स। किस चीज़ का स्टडी, डाइवर्सिटी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं जो दोनों के लिए कॉमन होता है, जैसे सेल जो हम लोग आज पढ़ने वाले। इट इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट बिटवीन व्हाट, बिटवीन योर बोटनी एंड जूलॉजी। उसको अपन ये नहीं कर सकते कि बोटनी जूलॉजी किसी में रखे। जनरली सब कोचिंग्स में बोटनी के अंदर पढ़ाते, बट उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स है जो जूलॉजी में आ जाता है। आया समझ में। तो बहुत हम लोगों का द एजेंडा इज़ वेरी क्लियर कि हमें पढ़ना क्या क्या है। वी नीड टू स्टडी अबाउट बोटनी एंड जूलॉजी। अब एजेंडा क्लियर हो गया, स्क्रीन को पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखते एग्जाम क्या बोलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 90 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस आपके जूलॉजी से आएगा एंड 45 क्वेश्चंस आपके बोटनी से आएगा। मिला के टोटल कितने क्वेश्चंस हुए, 90 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स। टोटल हम लोगों का पेपर आता है 360 मार्क्स का। एंड ऑन अ साइड नोट बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से कंपटीशन जा रहा है, ठीक है ना, 360 में से 360 ही आपको स्कोर करना है। बिकॉज 360 में से 360 जब आपका स्कोर आएगा देन यू विल गेट समथिंग अराउंड 670 प्लस स्कोर। आई एम नॉट काउंटिंग
फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल काउंट करना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, ठीक है ना। फिर भी बहुत बच्चे होते हैं जो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आते हैं। बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी, बस हाथ पकड़ के चलो 110% आ जाएगा। 670 प्लस आपका आ जाएगा 720 में से। जैसे आपका 670 प्लस 720 में से आ गया, यू आर एश्योर्ड ऑफ अ सीट एट एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया। आया समझ में? 670 के नीचे कभी, उसके ऊपर कट ऑफ नहीं बढ़ेगा कभी, डोंट वरी अबाउट इट। इस साल बहुत सारे बच्चों का अभी तक मेरे पास कॉल आते हैं कि सर 2025 में पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। अगर मेरा मानो 2025 में पेपर बहुत स्टैंडर्ड पेपर आने वाला है। इट वोंट बी एन ईजी पेपर लाइक 2024, क्योंकि ईजी दे के लोगों ने देख लिया क्या हाल हुआ, ठीक है ना। तो 110% तुम्हारा ये आ जाएगा, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है ना। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, समझ में आया? बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब फादर कौन है जूलॉजी के? फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। हु इज एरिस्टोटल? ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। फिलोसोफर किसको कहते हैं सर? हु डू यू मीन बाई फिलोसोफर? किनको बोलते हो? फिलोसोफर मतलब होते हैं जो लोग बैठ के बस सोचते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपने अपने हाइपोथेसिस देते रहते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था एरिस्टोटल, उनको मैंने क्या बोला? उनको मैंने बोला फादर ऑफ जूलॉजी। उन्होंने एक एनिमल के ऊपर एक बहुत फेमस बुक लिखा था विच वॉज कंसिडर्ड एज द बेसिक फ्रेमवर्क बुक ऑफ होल जूलॉजी, ठीक है ना। सिमिलरली बोटनी का अगर मैं बात करूं तो बोटनी का फादर किनको बोलोगे तुम? थियोप्रास्टस को। किनको बोलोगे? थियोप्रास्टस। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रीक फिलोसोफर एंड ऑलमोस्ट इन द सेम टाइमलाइन दे यूज्ड टू एग्जिस्ट टुगेदर। दोनों एक ही टाइमलाइन में बिलोंग करते थे, ठीक है। थियोप्रास्टस जो है, ही एक बुक लिखा था। उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक इज कंसिडर्ड, दैट बुक इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ बोटनी, ठीक। एक पॉइंट में लास्ट वाले स्लाइड में छोड़ दिया था, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहोगे? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल साहब को। तो तुम्हारे क्वेश्चन में अगर आ जाए फादर ऑफ जूलॉजी या अगर आ जाए फादर ऑफ बायोलॉजी तो किसको बोलोगे? एरिस्टोटल को। क्यों बोलते हैं अपन? जब अपन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे देन आई विल ब्रिंग बैक दिस पॉइंट फॉर यू और रीजन के साथ बताऊंगा कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, बोटनी और जूलॉजी से मिलता हुआ एक चीज़ आता है, दो वर्ड्स आते हैं हमारे सामने। एक वर्ड होता है तुम्हारा फ्लोरा, दूसरा वर्ड कौन सा है? फौना। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड व्हाट डू यू मीन बाय फौना? देखना, अगर मैं एक जियोग्राफिकल एरिया की बात करूं, उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी मिलने वाले प्लांट स्पीशीज हो, जितने भी मिलने वाले कौन हो? प्लांट स्पीशीज हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज द फ्लोरा ऑफ दैट रीजियन, फ्लोरा ऑफ दैट जियोग्राफिकल रीजियन टू बी मोर करेक्ट। देखो, प्लांट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजियन इज कॉल्ड एज फ्लोरा। बहुत अच्छा, बहुत इजी एग्जांपल है। क्या दिख रहा है सामने? ये बोल मत देना सर आम का पेड़ है, क्या है ये? दिस इज योर कैक्टस एंड देयर इज नो प्राइज इन गेसिंग कि कैक्टस कौन से एरिया में मिलता है। कैक्टस इज फाउंड इन डेजर्ट्स। कहाँ मिलता है ये? डेजर्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। कैक्टस इज अ प्लांट स्पीशीज दैट इज ओनली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड एज अ डेजर्ट। हाँ या ना? कैक्टस डेजर्ट के बाहर, घर पे बहुत लोग ये मत बोलना कि सर हमारे घर में तो हम लोग कैक्टस वो करते, पर नहीं, इट इज नेचुरली कहाँ ग्रो कर रहा है? नेचुरली इट इज ग्रोइंग इन द डेजर्ट्स, यस और नो। तो तुम क्या बोलोगे कि कैक्टस जो है इट इज द फ्लोरा ऑफ द डेजर्ट, फ्लोरा फाउंड इन द डेजर्ट। हाँ या ना? फ्लोरा ऑफ द डेजर्ट क्या नाम दोगे तुम उसका? कैक्टस। तो फ्लोरा मतलब क्या हुआ? प्लांट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजियन। यह रीजियन कौन है बेटा? यह रीजियन है तुम्हारा डेजर्ट। अरे हाँ या ना? समझ में आया? एक पर्टिकुलर रीजियन में मिलने वाले प्लांट स्पीसीज की बात करो, देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लोरा। हाँ या ना? नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? फौना। हमारा वर्ड कौन सा है? फौना। फौना मतलब क्या है? सेम प्लांट्स था, बट यहां कौन आ जाएगा तुम्हारा? एनिमल्स। एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजियन, इन अ पर्टिकुलर रीजियन इज कॉल्ड एज इट्स फौना। जैसे हाय बोल दो, हेलो। कौन है ये? हम ना पोलर बियर। अब मुझे एक चीज बताना, पोलर बियर जो है, पोलर बियर क्या तुमको यहाँ पर भोपाल या इंदौर जैसे जगह पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इंडिया में मिलता है क्या? नहीं मिलता। बट ये लोकलाइज्ड कहाँ पर है? दे आर ओनली फाउंड इन द
परमाफ्रॉस्ट रीजन। सर परमाफ्रॉस्ट मतलब क्या है? परमाफ्रॉस्ट मतलब होता है जो रीजन हमेशा कैसा हो, फ्रोजन हो, जहां पर हमेशा टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो, वहां पर तुम्हें कौन मिलेगा? पोलर बियर। बट टेरेस्ट्रियल रीजन में, नॉर्मल रीजन में तुम्हें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये मेनली मिलता है तुम्हारा आर्टिक सर्कल में, ग्रीनलैंड जैसे कंट्रीज में, हाँ या ना? तो क्या बोलोगे कि पोलर बियर इज द फौना ऑफ व्हाट? ऑफ द आर्टिक सर्कल और द परमाफ्रॉस्ट रीजन। यस और नो? बट नॉर्मल एरिया में मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो फौना मतलब क्या हुआ? एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन, दे आर कॉल्ड एज फौना। आया समझ में? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बहुत लोगों से डिफ्रेंशिएट करने के बोलो कि प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि अगर पर्टिकुलर रीजन की बात करो तब तुम यूज करोगे वर्ड कौन सा? फौना फॉर एनिमल्स। अगर पर्टिकुलर रीजन की बात करो देन यू विल यूज द वर्ड फ्लोरा फॉर प्लांट्स। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो पहला एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब आपसे मुझे आई वांट अ आंसर फ्रॉम योर साइड। टेल मी, हम लोग जैसे आज है, जिस फॉर्म में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इसी फॉर्म में पहले थे? द आंसर वुड बी डेफिनेटली नो। हम पहले किस फॉर्म में थे और आज किस फॉर्म में हैं, ये जानने के लिए 12th तक आपको वेट करना पड़ेगा टिल वी स्टार्ट इवोल्यूशन। ठीक है ना? इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि किस फॉर्म में पहले थे, किस फॉर्म में आज है हम लोग। ठीक है? लेकिन एवरी लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? एवरी लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। पूरा लाइफ का जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, पूरा खेला जो है, पूरा खेला चालू यही से होता है। किस लेवल से? सेल के लेवल से। अब देखते हैं ना, एक जो सेल होता है, दिस सेल, एक सेल है, उसके बाजू में एक और सेल आया, उसके बाजू में एक और सेल आया। क्या तुमको दिख रहा है इन सब तीनों सेल का स्ट्रक्चर सेम है? क्या इन तीनों सेल का अगर फंक्शन भी सेम हो जाए और ऑरिजिन भी सेम हो जाए, कह दो बेटा, कह दो क्या है वो? एक टिश्यू। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, सर हमेशा स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑरिजिन तीनों ही सेम होना जरूरी है? द आंसर इज नो। द स्ट्रक्चर मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, द फंक्शंस मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, बट द ऑरिजिन हैज टू बी द सेम। ऑरिजिन हमेशा सेम होना चाहिए। अगर टिश्यू तुम कहला रहे हो अ ग्रुप ऑफ सेल्स को, तो उनका ऑरिजिन हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सेल मिला के क्या बनाया बेटा? टिश्यू। अब इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना, जहां पर अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। दिस इज अ रूम। ठीक, ये रूम, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये रूम में बस दीवार ही है क्या? नो। दीवार के अंदर क्या है? तुम बोलोगे सर ईंट है। ईंट क्या करता है? बहुत सारे ईंटों को मैंने सीमेंट से जोड़ा, सीमेंट से जोड़ के मैंने क्या बनाया? एक दीवार बनाया। उस दीवार को फिर चारों दिशा से, चारों नहीं 6 दिशा से मैंने क्या किया? बंद कर दिया। जब मैंने 6 डायरेक्शन से उसको बंद कर दिया, देन इट बिकम्स व्हाट? अ रूम। अब वही रूम जो है, बहुत सारे रूम को मिला के फिर एक क्या बना देते हो तुम? एक घर। हाँ या ना? तो बेसिक यूनिट क्या हुआ? विच इज द बेसिक यूनिट जहां से तुमने चालू किया? व्हाट इज दैट बेसिक यूनिट? बेसिक यूनिट इज दिस ब्रिक। ब्रिक से बना वॉल, वॉल से बना एक रूम, रूम से बना फिर एक क्या? घर। हाँ या ना? जो घर में अपन अभी है। हाँ या ना? सबके घर में सेम कहानी है, किसी के घर में तो अलग कहानी नहीं है ना? ये सेम चीज, सेम कहानी हमारे बॉडी में होता है। हमारा बॉडी में बहुत सारे क्या है? सेल्स। उन सेल से बना क्या बेटा? टिश्यू। टिश्यू से फिर क्या बनाया बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनाया तुमने? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को एक साथ मिला के क्या बताया तुमने? ऑर्गेनिज्म। एक बार और वापस, सेल, सेल मिलके बनाया क्या? टिश्यू, जिनका स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन सेम, ऑरिजिन सेम। स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऑरिजिन मस्ट बी व्हाट? इट मस्ट बी सेम। अब जब तुमने एक टिश्यू बनाया, देखो ध्यान से, ये टिश्यू मिलके क्या बनाया? दिस इज अ ऑर्गन एंड नेमली, कैन यू कॉल नेम दिस ऑर्गन? यस, वेरी गुड, लिवर। लिवर बनाया। लिवर के अंदर बहुत सारे टिश्यूज है, उसी टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। द सेल्स ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज हेपेटोसाइट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक, बहुत सारे हेपेटोसाइट्स मिला के क्या बनाया? टिश्यू। उस टिश्यू से क्या बना? लिवर। लिवर इज अ ऑर्गन। अब लिवर क्या करता है? लिवर हम जो खाना खाते हैं उस खाने में डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड दैट वी इनटेक। बहुत इजी। अब सर डाइजेशन में बस ओनली लिवर काम करता है क्या? नो, स्टमक भी है, ईसोफेगस भी है, हमारा ओरल कैविटी भी है। हाँ या ना? तो इन सब चीज को मिला के तुमने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम, अ कलेक्शन ऑफ मेनी ऑर्गन्स,
जैसे ये बोलूँ तो दिस इज योर माउथ, दिस इज योर ईसोफेगस, दिस इज योर लीवर, जे शेप्ड बैग कॉल्ड एज योर स्टमक। ये सब मिला के तुमने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम। अरे हाँ या ना, समझ में आया। अब एक ऑर्गन सिस्टम कौन सा हो गया तुम्हारा ये, अगर बोलूं तो तुम बोलोगे दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ या ना, बस डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारे बॉडी के अंदर होता है क्या? नो, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, और तो और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब मिला के क्या बनाया, एक ऑर्गेनिज्म, दैट इज अस। समझ में आया। तो बेसिक लेवल कहाँ चालू हुआ, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। डन सीन, समझ में आया, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल। सेल का क्या मतलब होता है? सेल मैंने जैसे तुम्हें बताया, एक घर है, एक पूरे के पूरे किसी का घर है, उसी घर में एक छोटा सा जो ब्रिक है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल। मतलब क्या हुआ, मतलब इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ घर और द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ या ना। लेकिन अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते थे कि सर सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट उसको फील करो, समझो उस चीज को। स्ट्रक्चरल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्ट्रक्चरल? इस रूम को स्ट्रक्चर देने का काम किसका हो रहा है, ब्रिक का। अगर ब्रिक इनएप्रोप्रिएटली अरेंज्ड हो, अगर ब्रिक इनएप्रोप्रिएटली अरेंज्ड हो, क्या ये रूम स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। थोड़ा सा अर्थक्वेक हुआ, निपट गया। हाँ या ना। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देना जरूरी है, यस और नो। उसी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हमारे बॉडी में कौन देता है? हमारे बॉडी में देता है बेटा सेल। ठीक। और क्या करता है, फंक्शनल। फंक्शनल मतलब हर एक सेल का एक अपना खुद का फंक्शन है। जैसे सर, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, बट सिक्रीशन कौन कर रहा है? सिक्रीशन दैट इज योर सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सेल। सेल सिक्रीट कर रहा है, डक्ट लेके जा रहा है ओरल कैविटी के अंदर, एंड हमें क्या, फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, येस और नो। और समझ में आया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब। डन सीन है, आगे बढ़े। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अगर तुम किसी ऑर्गेनिज्म को कह रहे हो कि इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हमेशा एंड हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक सेल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेल प्रेजेंट नहीं हो, कैन यू कॉल देम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। कैसा सेल होता है बेटा? सिंगल सेल, जैसे लाइक दिस, अ सिंगल सेल। कुछ में कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जैसे 1, 2, 3। तो क्या बोलोगे इनको? जिनके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, बेटा कह दो उनको दे आर यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कह दोगे उनको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, कह दो उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, क्या दोनों के दोनों लिविंग होगा? बिल्कुल लिविंग होगा, 110% से लिविंग होगा। चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, लिविंग तो वो दोनों ही होंगे। आया बात समझ में? आई होप देयर इज नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे अपन। अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो तुम पूछोगे सर ये ऑर्गेनिजम्स किसी के सहारे या अपने आप रह जाते? मैं बोलूँगा अपने आप, मतलब ऑल बाई देमसेल्व्स। दे डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। बट तुम बोलोगे किसी और चीज़ के लिए चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए होगा उसको। बट अगर इनके एग्जिस्टेंस की बात करोगे, अगर इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करोगे, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बस इनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, फूड वाटर का रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करोगे तो 110% ये अपने आप रहेगा। कोई भी चीज़ अगर लिविंग है ना, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहा है, जिसे अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। पढ़े होगे 10th में अभी तक लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारे चीज़ें होते हैं, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ठीक है, तो तुम पूछोगे मेरे से कि सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये सब फंक्शंस कर सकता है क्या? मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट, कैन दे परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ? बिल्कुल कर सकता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन परफॉर्म बोथ ऑफ दिस फंक्शंस। लेकिन अगर वो ये सब फंक्शन कर रहा है
तो उनका एक बस रिक्वायरमेंट है कि सर जो सेल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, जैसे साइटोप्लाज्म, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, पढ़े होगे अभी तक, जैसे न्यूक्लियस, जैसे सर सेल मेम्ब्रेन, ये सब आप मुझे दे दो, मैं अपने आप अपना ज़िंदगी जी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं होता, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एकदम, आजकल चल रहा है ना इंडिपेंडेंट बनना है, वैसे यूनिसेलुलर बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी का परवाह नहीं है, अपने आप जी रहा है मस्त। तो इसके पास देखो जैसे एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अंदर लाइन दिया हुआ है, जिस लाइन पे 3 बार तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नीट के अंदर आपका आ चुका है, और अब की बार जब आएगा तब क्या आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा है एनसीईआरटी देखना, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक सेल बना रहे हो, जैसे सपोज करो दिस इज अ सेल, राइट, ठीक, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर देखो इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा क्या, मैं तुमसे पूछूं न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्या, तुम बोलोगे सर बिल्कुल है। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछूंगा क्या यहाँ पर ऐसे फ्लूइड फिल्ड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा क्या, तुम बोलोगे सर बिल्कुल है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, क्या ये बाहर इस तरीके से एक रिजिड सा सेल वॉल प्रेजेंट होगा क्या, मैं बोलूँगा सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्या इनके अंदर इस तरीके से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा क्या, मैं तुमसे पूछूंगा, तो तुम वही बोलोगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, अगर इसके पास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको तो तुम बोल दो यूकैरियोटिक, अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ तुम समझने का कोशिश करना, अगर ये सब चीज़ तुम सेल को दे रहे हो तब सेल अपने आप जिंदा रह जाएगा। लेकिन अगर तुम सेल इस सब चीज़ में से एक भी कोई चीज़ को एलिमिनेट कर दोगे, अगर न्यूक्लियस हटा दोगे, तो क्या वो सेल जिंदा रह पाएगा इंडिपेंडेंटली? नो, जिंदा तो ऐसे रह लेता है, जैसे आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल, क्या उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नहीं होता उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन अगर आएगा अभी नेक्स्ट टाइम, तो क्या आएगा, पूछा जाएगा इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल है बहुत फेमस वायरस, लास्ट देखा गया था कोरोना में, उसके पहले 3 इडियट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, वायरस का क्या सीन है सर, वायरस जो है क्या आप इसको लिविंग बोल सकते हो या नॉन लिविंग बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? मैं बोलूँगा दोनों ही नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता? दोनों नहीं। वायरस ना तो लिविंग ना तो नॉन लिविंग। क्यों सर, ऐसा क्यों? वायरस जब भी किसी होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट कैन बी एनीथिंग, होस्ट कैन बी प्लांट्स, होस्ट कैन बी अस ह्यूमन बींग्स, होस्ट कैन बी डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो, होस्ट कैन बी इवन बैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है। वायरस जब भी होस्ट के अंदर गया तब वायरस एक्ट्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म करता है। कब? जब वो होस्ट के अंदर गया। जब होस्ट के बाहर रहता है, इट बिहेव्स एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब होस्ट के बाहर हमने वायरस को आइसोलेट किया, तब हमने पूछा तुमसे कि तुमको बेटा वायरस के अंदर क्या दिख रहा है? तुमने बोला सर ऐसे एक क्रिस्टलाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको इसका हेड बोल देते हो। उस हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल प्रेजेंट है। डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट है, दोनों में से एक प्रेजेंट है। लेकिन मैंने तुमने जब नेक्स्ट सवाल पूछा कि तुम्हें बेटा साइटोप्लाज्म दिख रहा है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर, मुझे कोई भी साइटोप्लाज्म अंदर नहीं दिख रहा है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सारे एक्टिविटी कहाँ पर होता है बेटा? इट टेक्स प्लेस इन योर साइटोप्लाज्म। तो वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म है नहीं, तो बाहर बॉडी के बाहर वायरस कैसा हो जाता है बेटा? नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही वायरस होस्ट के अंदर जाता है, वो अपना सारे डीएनए आरएनए का फंक्शंस एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ लिविंग। तो सर क्या हुआ? वायरस लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। जब भी कोई ऐसा चीज़ हो जो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करे बायोलॉजी में, कह दो उसको इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक।
यहाँ पर वायरस का अगर बात करूँ तो इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। आया समझ में? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब कुछ रटने वाले चीज़ें। सर रटना पड़ेगा क्या? पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं अपन। साइटोलॉजी अभी तक पढ़ा था। लॉजी, लॉजी का मतलब क्या है बेटा? लॉजी मतलब स्टडी। किसका स्टडी? जो उसके आगे लिखा हुआ है। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, साइटो मतलब व्हाट, सेल। सो क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोलॉजी। डन सीन? कोई डाउट? नेक्स्ट, सबसे पहली बार, हाँ अब यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। सर सबसे पहली बार सेल किसने देखा था? वहां पर दो क्वेश्चन आ जाता है। सर सबसे पहली बार डेड सेल किसने देखा? सर सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखा? दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह देखे थे, ठीक है ना। सबसे पहली बार अगर सेल डिस्कवर किया किसी ने तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। किन्होंने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। कहाँ पर किया था? कॉर्क सेल्स के अंदर। कॉर्क सेल जानते हो? कॉर्क इज द बॉटल के ऊपर लगते हैं अपना कॉर्क। उन्हीं कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको इस तरीके से लाइक दिस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा था। वो समझ नहीं पाए तो उनका नाम दे दिया था उन्होंने, क्या? ही कॉल्ड देम एज लाइक दिस। इनको क्या बोला था उन्होंने कि ये कुछ ऐसे हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बाद में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुआ, फर्दर स्टडी हुआ तो पता चला ये कुछ और नहीं, दीज आर द सेल्स। डन? समझ में आया? तो सबसे पहली बार सेल डिस्कवर किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने। लेकिन सबसे पहली बार लिविंग सेल किन्होंने देखा था? वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, लिविंग सेल किन्होंने देखा था? हिज नेम वाज एंटोन वॉन लिवेनहॉक। क्या नाम है उनका? एंटोन वॉन लिवेनहॉक। ही वाज नॉट अ he didn't belong from the bio background के नहीं थे वो एक नॉर्मल आदमी थे। बट उनको शौक था कि कांच के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना। कांच को अलग अलग ओरिएंटेशन में वो लगा के देखते थे। कांच से वो क्या देखने का कोशिश करते थे? सेल के अंदर स्ट्रक्चर। तो उन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंड उनको उस चीज़ का श्रेय मिला। हिज नेम इज एंटोन वॉन लिवेनहॉक। डन? यहाँ पर एक ये और एक ये में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेल सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। आया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक पार्ट। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसे शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट साइड में बना लेना। सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक। लेकिन ये सेल अगर लिविंग है तो कौन है? लिवेनहॉक। और सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला न्यूक्लियस ये किसने डिस्कवर किया था? हिज नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। आया समझ में? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आवर सेल थ्योरी। सुनना ध्यान से। अब सेल के लिए बहुत लोगों के पास बहुत अलग अलग ओपिनियंस प्रेजेंट थे, ठीक है ना। बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट था। सब चीज़ को एक सिंपल एक जगह पे लाने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था। फिर उस चीज़ को मॉडिफाई तीसरे ने किया, बट दो साइंटिस्ट ने एक जगह पे लाने का काम किया। उसी चीज़ को क्या बोलोगे तुम? सेल थ्योरी। Explaining each and every nuance, each and every detail about the cell. This cell theory was given by, देखना ये चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Cell theory was given by Schleiden and Schwann। किन्होंने दिया था? Schleiden and Schwann ने। Given by Schleiden and Schwann। अब इंडिविजुअली एक एक के बारे में देखते हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं स्क्लेडिन साहब की बात करूँ तो स्क्लेडिन साहब वॉज अ जर्मन बोटनिस्ट। ही वॉज अ जर्मन बोटनिस्ट, जर्मनी से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज अ जर्मन बोटनिस्ट। उन्होंने सेल के बारे में जो उनका आइडिया था 1838 के पे, 1838 में, डेट भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हाँ एक चीज़ और, डेट एंड साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर साल एक क्वेश्चन तो यही से रहता है कि सर बताओ ये स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ठीक है ना। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1838 में मैथियस स्क्लेडिन ने अपना सेल थ्योरी का पार्ट दिया था। उन्होंने क्या बोला था, ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, किसको, बोटनिस्ट है, प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने एग्जामिन करने के बाद ही रीच्ड टू अ कंक्लूजन दैट all plants are composed of different types of cells which forms tissues of the plant। इसको समझने के लिए इधर देखना, ये एक मैंने प्लांट बनाया, हाँ या ना, यहाँ से मैंने इस तरीके से एक सेल को निकाल के उसको देखा, तो मेरे को क्या दिखा कि एक इस तरीके से सर सेल दिखा, हेक्सागोनल टाइप इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज योर, दिस इज योर सेल वॉल। एक सेल दिखा, फिर उन्होंने देखा उसके एडजेसेंट में एक और सेल प्रेजेंट है लाइक दिस, फिर एक उसके एडजेसेंट में एक और सेल प्रेजेंट है लाइक दिस। तो उन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट पार्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दोज सेल्स, दिस इज अ सेल, इसको क्या नाम दिया तुमने, इट इज अ सेल, लेकिन सबको मिला के तुमने क्या बोला, दिस इज अ टिश्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टिश्यू। आया समझ में। तो ऑल प्लांट पार्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स which forms what, which forms a tissue। समझ में आया। एक बार और स्टेटमेंट पढ़ लो, all plants are composed of different types of cells which forms tissues of the plant। डन सीन, कोई डाउट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्लेडिन का, स्क्लेडिन वॉज अ जर्मन बोटनिस्ट, उन्होंने अपना वर्जन कब दिया, 1838 में। ही कंट्रीब्यूटेड टू दिस सेल थ्योरी, राइट। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, हिज नेम वॉज श्वान, हिज नेम वॉज श्वान, पूरा नाम थियोडोर श्वान। 1839 में थियोडोर श्वान साहब ने अपना खुद का वर्जन ऑफ सेल थ्योरी उन्होंने दिया। उन्होंने क्या बोला, ही वॉज अ इंग्लिश जूलॉजिस्ट। ये दोनों चीज़ है, बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट एंड इंग्लिश जूलॉजिस्ट। इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज नाउ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझना ध्यान से, ये देखो स्कूबी-डूबी-डू, ठीक है। दिस इज अ एनिमल, एनिमल मत बोलो, डॉग बोलो, ठीक है। दिस इज अ एनिमल। जब उन्होंने यहां से एक सेल निकाला और उस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने क्या दिखा, उनको दिखा बाहर इस तरीके से एक आउटर स्ट्रक्चर। दिस आउटर स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से फ्लूइड भरा पड़ा है और उसी के बीच में इस तरीके का डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज योर साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अदर कंटेंट्स ऑफ द सेल, सबको एक चीज इस तरीके से बाउंड्री बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। हाँ या ना। तो जो एनिमल सेल है उसका जो आउटर पार्ट होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन, या इसी को ही कह दो तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ या ना। तो यहां पर अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, तो क्या बोलोगे, थियोडोर श्वान, ठीक है। क्या बोलोगे तुम उसको, थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान साहब ने सबसे पहली बार क्या डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर पॉइंट ऐड कर देना, ही डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले स्टेट पीएमटी जब होता था तब क्वेश्चन आता था इससे, तो क्या पता इस बार भी आ जाए जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पेपर हो जाए, ठीक है। तो थियोडोर श्वान साहब ने क्या दिया, ही डिस्कवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल्स हैड अ आउटर थिन लेयर व्हिच इज नाउ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन वो यही तक नहीं रुके, ही कंटिन्यूड फर्दर। उन्होंने बोला एनिमल का तो हो गया, अब मैं प्लांट के बारे में बोलूंगा। उन्होंने क्या बोला कि प्लांट के अंदर ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, लेकिन उसके भी बाहर एक ऐसे टफ रिजिड लाइक कवरिंग प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने, रिजिड कवरिंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और यही रिजिड कवरिंग का नाम कह दो बेटा, कह दो, इट इज कॉल्ड एज योर सेल वॉल। डन।
तो सेल वॉल क्या हुआ? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड एंड फ्रीली परमिएबल कवरिंग ऑफ विच सेल? ऑफ द प्लांट सेल। लेकिन यही सेल वॉल क्या एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है? नो। तो यहीं पर ये एक सेल का डिफरेंस आ गया एनिमल और प्लांट सेल के बीच में कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट व्हाइल इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट। डन सीन? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं आ रहा है आपको। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, एकदम बेबी स्टेप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लांट सेल की बात करोगे तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल की बात करोगे तो सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक चीज कॉमन है कि दोनों के पास क्या होता है बेटा? दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन इज सेम। सेल मेम्ब्रेन इज सेम। आया समझ में? आई होप कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो थियोडोर श्वान ने क्या बोला था? थियोडोर श्वान साहब ने ये बोला था कि एनिमल्स हैड द आउटर थिन कवरिंग व्हिच इज नाउ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद उन्होंने प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is an unique character of the plant cell. Presence of cell wall is an unique character of the plant cell. फिर उनके बाद उन्होंने क्या बोला कि एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स और प्लांट्स में जो भी है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो दोनों ने अपने अपने जगह पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन एक कैच है। वो कैच क्या है? दोनों में से किसी ने ये नहीं बता पाया कि सेल आया तो आया कैसे। क्या यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट्स में, दोनों के हाइपोथेसिस में तुम्हें ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ? नहीं आ रहा है ना? मेरे को भी नहीं आया। तो ये बहुत लोगों को डाउट हुआ कि सर आप दोनों ने एक चीज़ तो बता दिया कि सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सब कुछ समझा दिया, सेल से टिश्यू कैसे बनता है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये सेल आया तो आया क्या से, ये तो आपने समझा नहीं पाया। पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, वो चीज़ तो समझा ही नहीं पाए। तो उसको समझाने के लिए इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी मिलके किसने दिया? इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, स्क्लेडिन एंड श्वान। मिलके उन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या एनसीईआरटी बोलना चाह रहा है? प्रोडक्ट का मतलब सेल्स मिलके क्या बनाया? टिश्यू। तो टिश्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सेल, यस और नो? बिल्कुल। तो ऑल सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक द टिश्यू, राइट। इसके आगे क्या बोला उन्होंने? इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसके आगे वो चुप हो गए। इसके आगे बाकी का सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया? रुडोल्फ विर्को। कौन आया? रुडोल्फ विर्को। उन्होंने क्या बोला? देखना ध्यान से। इन 1855 ही ओनली गेव अ स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला उन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स बन रहे, दे आर ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मल से हो रहा है क्या? नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नॉर्मल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका देखना ध्यान से एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से एक छोटा सा डायग्राम के साथ बनाता हूँ, देखना। दिस इज अ सेल, राइट। ये सेल ग्रोथ किया, पूरा ग्रोथ करने के बाद एक ऐसा टाइम आया जब इसको आवश्यकता लगा कि अब क्या करना चाहिए? अब मेरे को डिवाइड करना चाहिए। इसने प्रॉपरली डिवाइड किया इनटू टू न्यू सेल्स लाइक दिस। एक सेल, दूसरा सेल। तो बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि टेल मी कि ये दोनों सेल का, इसका और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? तो तुम बोलोगे सर इससे हुआ, हाँ या ना? तो इन दोनों को क्या नाम दे दो तुम? यू कॉल देम एज डॉटर सेल्स। कौन से सेल्स? डॉटर सेल्स। अगर इनको डॉटर बोल दियो तो इनको क्या बोल दो तुम? मदर सेल, हाँ या ना? इनको क्या नाम दे दो तुम? मदर सेल। सो एक मदर सेल ने क्या किया? डिवाइड करके दो क्या बनाया? डॉटर सेल्स, हाँ या ना? तो इन डॉटर सेल्स का एग्जिस्टेंस कहां से हुआ? बाय द डिवीजन ऑफ दिस मदर सेल। सो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ
प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन है बेटा? मदर सेल। इसने क्या किया? डिवाइड, इसने डिवाइड करके एक और दो डॉटर सेल बना दिया। अरे हाँ या ना, समझ आया? तो ये चीज, ये स्टेटमेंट किसने बताया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुले। ये स्टेटमेंट किसने बताया? रुडोल्फ विर्को ने। कब बताया? 1855, 1838 और 39 में स्क्लेडिन और श्वान ने अपना थ्योरी तो दे दिया था, बट उन्होंने थ्योरी में जो ड्रॉबैक था, द मेन ड्रॉबैक वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड। ये चीज समझाने के लिए कौन आया? रुडोल्फ विर्को। उन्होंने ये चीज समझाया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का डिवीजन से ही कौन सा सेल बनता है? न्यू डॉटर सेल्स बनता है। डन सीन? समझ में आया? बहुत इजी। तो आज अपन यही तक ही पढ़ रहे, लेकिन हमारा जो पढ़ना स्टाइल है, पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, विल स्टडी। पढ़ने के बाद क्या करेंगे? रीड एनसीईआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मैंने यहां समझा दिया, तुमने समझ लिया, तुमने नोट्स बना लिया, लेकिन जब तक तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं डायरेक्ट ओपनली बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इज द बुक जिसको तुम्हारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए। अगर फिंगर टिप्स पे एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी में कमांड नहीं है, तो देयर वुड बी वेरी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स। बिल्कुल एक वर्ड इधर से उधर कर देता है। कैसे करता है? क्वेश्चन जब अभी अटेम्प्ट करा होगा तब बताऊंगा, देखना। एनसीईआरटी में सेल थ्योरी के बारे में क्या लिखा है? इन 1838 Matthias Skledin, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which forms tissues of the plant. At about the same time, Theodor Schwann, देखो 1839, 1838, जर्मन बोटनिस्ट। श्वान साहब क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में कहीं ये लिख के नहीं रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसने किया? श्वान ने। बट यही क्वेश्चन नीट में आ गया था एक बार। नीट मतलब जब स्टेट पीएमटी होता था तब पूछा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया। तो पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर प्लस डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? थियोडोर श्वान साहब ने। He also concluded, based on his studies, that on plant tissue that there are presence of a cell wall which is unique character of the plant cells. अब सुनना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज। तुम एग्जाम देने बैठे हो, सॉरी, तुम एग्जाम देने बैठे हो, एग्जाम में यही स्टेटमेंट उठा के दे दिया, कहा गया that the presence of cell wall is a unique character of plant cells. ठीक, और चार तुम्हारे पास ऑप्शन दे दिया। सबसे पहले बोला थियोडोर श्वान, दूसरा रुडोल्फ विर्को, तीसरा मैथियस स्क्लेडिन, चौथा नन। चार ऑप्शन बना के दे दिया और बोला ये स्टेटमेंट जो है ये बताओ किसने दिया था। तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा कि सर ये स्टेटमेंट, अरे सर यहाँ पर लिखा है यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल वॉल, मतलब ये पक्का किसी बोटनिस्ट का काम होगा। बोटनिस्ट कौन है इनमें से बोटनिस्ट? अरे स्क्लेडिन साहब। जैसे ऐसे किए, गए थे तुम एग्जाम बाइक कार जिससे भी, आओगे तुम पैदल, ठीक है ना? क्यों? तुम जहाँ पर +4 ला रहे थे वहाँ पर अब +4 नहीं और -5 लाओगे। -5 क्यों? जो सही कर रहे थे वो तो गलत किए ही ना, तो 4 नंबर का घटा ना तुम्हारा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज हमको ये लगा कि प्लांट के बारे में चर्चा चल रहा है सर, मतलब पक्का मैथियस स्क्लेडिन होगा, हु वाज अ बोटनिस्ट। बट ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय थियोडोर श्वान। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी थियोडोर श्वान। आया समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and products of cells. ठीक, bodies of both plants and animals, मतलब श्वान साहब ने दोनों चीज को डिस्कवर किया था, दोनों चीज को सॉरी डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल किया था। नेक्स्ट, स्क्लेडिन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ध्यान देना, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था, तो क्या बोलोगे? स्क्लेडिन एंड श्वान ने। विर्को का कोई भी जिक्र नहीं करना है। कब करना है देखना। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन as to how new cells were formed.
मतलब सेल थ्योरी जो इन दोनों ने दिया था उसका एक ड्रॉबैक क्या था कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि नए सेल्स कैसे बन रहा है। इसको बताने के लिए कौन आया? रुडोल्फ विर्को इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से क्या बनता है? न्यू सेल्स। बताया था मदर सेल डॉटर सेल वाला कॉन्सेप्ट, उन्होंने अपने भाषा में यही दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुले, इट लैटिन में है ये, ठीक है ना। ग्रीक और लैटिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में, बता होगा जब मैं पढ़ा होगा वो चीज। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडिन एंड श्वान टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। मतलब सेल थ्योरी वाज गिवन बाय सर स्क्लेडिन एंड श्वान, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय सर सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय, कहा गया, अरे कहा गए, दिख नहीं रहा, ये रहा, मेरे को आया समझ में। ये चीज शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में साइड में लिख लेना, सेल थ्योरी करके 2 पार्ट, गिवन बाय modified by, it was given by Schleiden, it was modified by Schleiden and Schwann, it was modified by Virchow। चमका दिमाग में, चमका चीजें समझ में आया। तो अगर मैं सेल थ्योरी बोलूं कि दिया किसने था तो तुम क्या बोलोगे? इट वाज गिवन बाय स्क्लेडिन एंड श्वान, लेकिन उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? इट वाज मॉडिफाइड बाय विर्को। आया समझ में? तो अभी जो फाइनल सेल थ्योरी का सब कुछ मिला जुला के है वो क्या है कि ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो किसने बताया था? श्वान साहब ने। एंड जो विर्को साहब ने बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल पहले था उसी से ही नए सेल्स का उत्पत्ति होता है। आया समझ में? नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक कौन सा है? साइज ऑफ अ सेल। सेल का साइज अलग अलग तरीके से देखने को है हम लोगों को, जो एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि सारे सेल्स एक जैसे होते हैं क्या? ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल? नो, सब सेल्स का साइज अलग अलग होता है। तो सर क्या ऐसा क्राइटेरिया है, क्या ऐसा चीज है जिसके कारण सेल अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में होता है? तो उसका एक ही रीजन है, दैट इज द फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस में सेल्स का साइज अलग अलग हो जाता है। सम सेल्स आर वेरी लॉन्ग, वेरी ब्रांच्ड, जैसे हमारा न्यूरॉन, अभी तक पढ़े हो 10th में, न्यूरॉन इतना ब्रांच्ड होता है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, बोलते हो ना। क्यों बोलते हो उसको? सोचे हो कभी ये चीज़? दिमाग लगाओ, क्यों बोलते हो? बिकॉज न्यूरॉन जितना ब्रांच होगा उतना जगह से स्टिमुलस को लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचा पाएगा, हाँ या ना। सो मल्टीटास्किंग का काम करता है, इसलिए न्यूरॉन कैसा होता है? हाईली ब्रांच्ड होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो देखना अगर मैं सेल की बात करूँ साइज के ऑर्डर में, तो सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, द स्मॉलेस्ट सेल इज व्हाट? इट इज आवर माइकोप्लाज्मा। अब सेल का जो यूनिट है वो यूनिट किस में दिया जाता है? इट इज गिवन इन माइक्रोमीटर। दिस इज योर माइक्रोमीटर, इस तरीके से माइक्रोमीटर। आया समझ में? माइक्रोमीटर इज द यूनिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से अंदर देखना पड़ता है, फिर जाके हमें दिखता है। तो द यूनिट ऑफ सेल इज माइक्रोमीटर, जो सेल को देखते हैं अपन। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है, इट इज व्हाट? इट इज आवर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ होता है, वो सब चीज़ मैं जब माइकोप्लाज्मा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर जाता है ये? बैक्टीरिया प्रूफ बैक्टीरिया है, एक टाइप का बैक्टीरिया है ये। बैक्टीरिया प्रूफ प्लेट के थ्रू पास कर जाता है। साइंटिस्ट गजब, बैक्टीरिया है फिर भी बैक्टीरिया प्रूफ प्लेट से पास कर रहा है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और अपना शेप चेंज करता है। अपना शेप अभी ऐसा है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरा हो जाएगा। पतली जगह से आना है, एकदम एलोंगेटेड हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? ये अपना शेप इतना जल्दी चेंज कैसे कर सकता है? क्या इनके पास कोई रिजिडिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इट इज़
अ बैक्टीरिया विच लैक्स व्हाट, सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल जो होता है बेटा, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल इनके पास एब्सेंट होता है, इसलिए दे कैन चेंज देयर शेप, और शेप चेंज कर पाता है, इसलिए ऑक्सीजन के एब्सेंस पे भी ये क्या हो जाता है, दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? नेक्स्ट, माइक्रोप्लाज्मा का जो साइज है, इट इज व्हाट, इट इज 0.3 माइक्रोमीटर, इट इज व्हाट 0.3 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में जहां पर मेंशन्ड है वहां पर लिखा हुआ है कि इसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। अब देखना, कभी भी मैं किसी चीज का साइज बोलूं तो उसका डायमेंशन होता है। डायमेंशन कैसे होता है? जैसे मैं अगर बोलूँ दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रेथ, और अगर ऐसे बीच में सर्कुलर हो देन इसको क्या नाम देते हो, डायमीटर, हाई है ना। दिस इज द बेसिक थिंग, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर, ये सब चीज़ तुमको आता ही है, ठीक है ना। देखना एनसीईआरटी में एक जगह क्या दे के रखा है कि माइक्रोप्लाज्मा का जो है 0.3 है। थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी तुम खोलोगे, 2 पेज बाद आओगे तो तुम्हें ऊपर एक फोटो दिखेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वहां पर लिखा है PPLO। क्या लिखा है वहां पर? PPLO, PPLO का लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर। व्हाट इज PPLO? PPLO कोई और नहीं, इसका ही दूसरा नाम है बेटा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज द अदर नेम ऑफ व्हाट, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, माइक्रोप्लाज्मा को दूसरा नाम दिया था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जोकर घोषित कर दिया इसको, क्यों? कि अपने बहुत जल्दी अपना शेप क्या करता है, ये चेंज करता रहता है। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो डायमेंशन देके रखा है एनसीईआरटी में, इट इज 0.1 माइक्रोमीटर। बच्चा कंफ्यूज, बच्चे के दिमाग में भयंकर डाउट, सर पहले तो लिख के रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, थोड़ी देर बाद डायग्राम के साथ लिख के रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। चाहते क्या हो जिंदगी में? तो चाहते कुछ नहीं है जिंदगी में। ये जो है, ये है इसका लेंथ। क्या है इसका? लेंथ। और ये जो दिया है एनसीईआरटी में, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्राइब सेम ही चीज को कर रहे हैं, बट दोनों का अलग अलग डायमेंशन के बारे में चर्चा चल रहा है। आया समझ में? तो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, PPLO सेम माइक्रोप्लाज्मा ही 0.1 माइक्रोमीटर उसका क्या है, डायमीटर, लेकिन 0.3 माइक्रोमीटर उसका क्या है, लेंथ। आया समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट, टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो होता है उनका कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। वायरसेस जो होता है, वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तो उनका कितना होता है, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक, अब देखो सर आपने स्मॉलेस्ट सेल में वायरस को क्यों नहीं बताया, जबकि इससे तो कम वायरस का है। डाउट आया दिमाग में, बट मैंने क्या बोला था, सेल तुम तभी बोल पाओगे लिविंग चीज को जब उसका क्या हो पाए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो पाए, जब वो अपना हर लाइफ का फंक्शन जो है एकदम विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन विथ ईज परफॉर्म कर पाए। लेकिन क्या ये कर पा रहा था वायरस? समझाया था थोड़ी देर पहले, नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको क्या स्मॉलेस्ट का वो नहीं दिया गया इसको। नेक्स्ट, ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी का कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर इसका किसका है, डायमीटर का है। ठीक है, आरबीसी कुछ इस तरीके से होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है, लाइक दिस। फंक्शन क्या होता है, आरबीसी के अंदर भर भर के एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दिस पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट क्या कैरी करता है, ये पिगमेंट कैरी करता है ऑक्सीजन, और यही आरबीसी लंग्स से लेके अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जितना भरेगा उसके अंदर उतना इफेक्टिवली कर पाएगा, हाँ या ना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन जब भी पूछेगा देखना ध्यान से, क्वेश्चन 1 तुमको क्या करेगा, तुमको कोशिश करेगा कि तुम बन जाओ, बट अपने को बनना नहीं है। तो ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी का ही दूसरा नाम कह दो तुम उसको, एरिथ्रोसाइट। क्या बोल दो उसको, एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी कह दो या एरिथ्रोसाइट कर दो, उसका क्या डायमेंशन होगा, 7 माइक्रोमीटर। डन सीन, समझ में आया? नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल किसको कह दो, हमारा नर्व सेल। नर्व सेल का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, बचपन से पढ़ रहे सर, न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। 2 चीज़ तो बच्चों को पता, सर न्यूरॉन हाँ जानते हैं, सर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जानते, उसके आगे का मत पूछो, बस इतना ही जानो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ
न्यूरॉन। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो बहुत बड़ा सा होता है। अंडा मतलब एग, एग इज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से डिफरेंशिएट होता है, सिंगल सेल्स डिवाइड करता है, डिवाइड करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म। हम भी, वी ऑल्सो केम फ्रॉम अ जाइगोट, जाइगोट इज अ सिंगल सेल। आया समझ में? आगे बढ़े, देखो शेप ऑफ सेल, साइज के बारे में डिस्कशन हो गया, तो बताओ जल्दी जल्दी रिवाइज करो फटाफट। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। आया समझ में? याद होता जा रहा है चीज़ें, एनसीईआरटी के अंदर ही है, ठीक है। नाउ शेप ऑफ सेल देखना ध्यान से। शेप के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले आरबीसी का ही वापस आ गया। देखो बताया था मैंने कैसा होता है इनका, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ऐसे डंबल जैसे दिखते, लाइक दिस, और ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से राउंड जैसे दिखेगा। नेक्स्ट आरबीसी के बाद कौन आया? डब्ल्यूबीसी। सर ये क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, क्या चीज़ है? देखो हम लोग का जो ब्लड होता है ना, दिस इज आवर ब्लड। ब्लड में क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को नाम दे दो तुम प्लाज्मा। क्या नाम दे दो? प्लाज्मा। उसके अलावा लिक्विड पार्ट के अलावा एक सॉलिड पार्ट होता है, उसको बोलते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे तीन चीज़ें आता है, एक आता है तुम्हारा आरबीसी, एक आता है डब्ल्यूबीसी, एक आता है प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी किस में हेल्प करता है? डिफेंस में। हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसको मारने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बेटा? प्लेटलेट्स का काम होता है फॉर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। कहीं कट लग गया, अनकंट्रोलेबल ब्लड लॉस हो रहा है, बट अगर वहाँ पर प्लेटलेट्स है तो उस जगह पे क्या कर देगा? विद इन 5 मिनट्स क्लॉट बन जाएगा एंड ब्लड जो बाहर तुम्हारा लॉस हो रहा था उस लॉस को क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आया समझ में? तो जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है बेटा? राउंड एंड बाइकॉनकेव। याद रखना एनसीईआरटी का है। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जो डिफेंस के लिए होता है, उनका शेप कैसा होता है? एमीबॉइड। सर एमीबॉइड का मतलब क्या है? एमीबॉइड वर्ड केम फ्रॉम एमीबा। एमीबा जो होता है, एमीबा का शेप इस तरीके से होता है। इट इज़ नॉट अ डिफाइंड शेप। डिफाइंड शेप नहीं होता, कभी ऐसे दिखेगा तो कभी तुमको ऐसा दिख जाएगा। वो अपना शेप क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो एमीबाई जैसा डब्ल्यूबीसी भी अपना शेप क्या करता है? चेंज। तुम देखो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ और ही दिख रहा है, कोई सेम नहीं है, तो इसलिए इसका शेप का क्या नाम दिया तुमने? एमीबॉइड शेप। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि which component of blood doesn't have a definite shape, क्या बोलोगे? व्हाइट ब्लड सेल। आया समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एपिथेलियल वर्ड का मतलब जब एपिथेलियम पढ़ा होगा तब बताऊंगा। कॉल्यूमनर क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े कॉल्यूम जैसा दिख रहा है, लाइक दिस। कॉल्यूम जैसा दिख रहा है तो क्या नाम दिया तुमने इसका? कॉल्यूमनर सेल्स। सर ये सेल क्या करेगा? दिस सेल्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ सिक्रीशन। जो भी चीज़ ये सिक्रीट करना चाहता है यहाँ पर इस तरीके से स्टोर्ड रहता है, फिर फट से ये क्या करता है? जैसे मौका मिलता है अपना सिक्रीशन को डाल देता है। आया समझ में? सर डब्ल्यूबीसी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे बच्चे ने पूछा था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था कि सर डब्ल्यूबीसी जो है अपना शेप चेंज क्यों करता है? सपोज करो किसी जगह पे इन्फेक्शन है, ये तुम्हारा ब्लड का वेसल है, ठीक है ना, दिस इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब डब्ल्यूबीसी यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है थ्रू द ब्लड वेसल, ब्लड के कैपिलरीज को क्रॉस करके पहुँचना है। मतलब एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को तुम क्रॉस करके पहुँच रहे हो। वो बाउंड्री को तुम कैसे क्रॉस करके पहुँचोगे? जब तुम बहुत अपने आप को क्या बना दोगे? फ्लेक्सिबल बना दोगे। मतलब यहाँ से इस तरीके से पतले सा स्क्वीज होके बाहर जा पाओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और इस स्क्वीजिंग के लिए डब्ल्यूबीसी का शेप कभी भी सेम नहीं होता। डब्ल्यूबीसी कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और सिचुएशन। समझ में आया? नेक्स्ट नर्व सेल देखो कैसा है बेटा? ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, इस तरीके से लॉन्ग सा, बहुत ब्रांच्ड है, हाँ या ना। नेक्स्ट ट्रैकिड्स। यस, ट्रैकिड्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ट्रैकिड्स आर द प्रिमिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द जाइलम। सर जाइलम क्या होता है? जाइलम मतलब जो पानी को एक दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट, रूट से लेके ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। तो जाइलम के अंदर पानी पहुंचाने के लिए ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं। तो उस ट्रैकिड का शेप कैसा होता है? इस तरीके से एलोंगेटेड सा दिखता है ट्रैकिड, राइट? आया समझ में? तो ट्रैकिड्स कैसा होता है बेटा? एलोंगेटेड इन शेप होता है। नेक्स्ट मीजोफिल सेल्स, दे आर राउंड एंड ओवल। देखो इस तरीके से राउंड और ओवल जैसा दिख रहा है तुमको।
सर ये मेसोफिल सेल क्या करता है? दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ योर प्लांट। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका होता है बेटा? मेसोफिल सेल्स का होता है। ठीक, जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? ग्लूकोज में। दिस इज फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज योर क्लोरोफिल ए। दिस क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स एंड दे परफॉर्म व्हाट? फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? देखो यही लाइन जो मैंने बताया, द शेप ऑफ द सेल वेरीज विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और हर एक सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब यहाँ पर वर्ड आ गया कौन सा तुम्हारा? यूकैरियोटिक। सर व्हाट इज यूकैरियोटिक? आगे पढ़ते आगे जानते। टाइप्स ऑफ सेल। अब अभी तक चल रहा था बातें सर प्रोकैरियोटिक, सर यूकैरियोटिक, क्या है इसका, क्या मतलब है सर? वही चीज़, जब भी कोई चीज़ का मतलब जानना हो क्या करो? शब्द को तोड़ो, तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड करो और उसका मतलब अपने आप आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या नाम दे रहा हूं मैं? प्रोकैरियोटिक। देखना ध्यान से, प्रोकैरियोटिक। द कैरी ऑन वर्ड का क्या मतलब होता है? कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इसका? न्यूक्लियस। कैरी ऑन वर्ड का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है, मतलब अर्ली है, मतलब उतना एडवांस्ड नहीं है, उन ऑर्गेनिज्म को कह दो क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया? उनका न्यूक्लियस देखा मैंने ऐसे सेल लिया, मैंने ऐसे माइक्रोस्कोप लगाया, अंदर देखा, मेरे को न्यूक्लियस प्रॉपर्ली दिखा, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली नहीं दिखा तो मैंने क्या नाम दिया उसका? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, ये लिख लेना पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? यू मीन्स ट्रू। यू वर्ड का मतलब क्या हुआ? ट्रू। कैरियो मतलब वही चीज सर, न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, कह दो उसको, कह दो क्या नाम? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब तुमने सेल दिया, तुमने सेल रखा, माइक्रोस्कोप लगाया, सेल के अंदर देखा, तुमको प्रॉपर्ली एक न्यूक्लियस दिखा। जैसे ये देखो, प्रॉपर्ली तुमको न्यूक्लियस दिख रहा है लाइक दिस। हाँ या ना? क्या नाम दिया तुमने? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जैसे ही तुमने इस सेल को देखा, देखना ध्यान से, इस सेल के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा कवरिंग प्रेजेंट है क्या? नो कवरिंग इज प्रेजेंट। तो क्या नाम दे दो तुम इसका? तुम इसको बोल दो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल का कोई एनक्लोजर प्रेजेंट नहीं है। हाँ या ना? मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। अरे हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही उलझा हुआ है और लिक्विड साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन यहां तुम देखो, यहां जैसे ही तुम देखोगे तुमको दिखेगा इस तरीके से प्रॉपर एक कवरिंग प्रेजेंट है। उसी कवरिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके अलावा बाकी साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल है सबके पास एक प्रॉपर कवरिंग प्रेजेंट है लाइक दिस। हाँ या ना? तो कवरिंग जो प्रेजेंट है, मतलब क्या बोलूंगा मैं कि न्यूक्लियस क्या है? कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवर्ड है। हाँ या ना? सेल्स ऑर्गेनेल्स भी कैसे है? कवर्ड है, प्रॉपर उनका एक मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऐसे सेल्स को कह दो तुम, क्या नाम है? यूकैरियोटिक सेल्स। क्या नाम दे दो तुम? यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन अगर कवर प्रेजेंट नहीं है तो क्या नाम दे दो? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो वर्ड का मतलब हुआ प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म, फॉल्स न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म। सर न्यूक्लियस का क्या जिक्र ही कर रहे हो? न्यूक्लियस इनके अंदर होता ही नहीं है। आया समझ में? कोई डाउट? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे कि जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज व्हाट? एब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। समझ में आया? कोई डाउट? इनके एग्जाम्पल कौन होता है बेटा?
इनके एग्जाम्पल मेनली होते हैं बैक्टीरिया। कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। एनसीईआरटी का लाइन है। किंगडम मोनेरा क्या है, जब बाद में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तब बताऊंगा। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। लेकिन वही अगर आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल्स, तो इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा? इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड दैट वुड बी अ ट्रू न्यूक्लियस। तो ये यहाँ पर है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, देखते आना। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स का, इधर प्रोकैरियोट्स है बेटा और इधर क्या है? यूकैरियोट्स। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो क्या बोलूँगा कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द डीएनए, मतलब डीएनए जो है इस तरीके से उलझा हुआ प्रेजेंट है, इसका अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, इनके अंदर डीएनए लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब डीएनए का कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, इट लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए, डीएनए कैसा होता है? इस तरीके से होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दो सर्कुलर और कैसा है? सिंगल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन कौन से है? यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, these are what? These all are the examples of what? Prokaryotes. Done scene है, कोई डाउट? नेक्स्ट, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्स द डीएनए, मतलब इनके पास एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड डीएनए प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कवर्ड बाय व्हाट? कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, डीएनए इज कंडेंस्ड एंड पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब डीएनए क्या है? डीएनए इस तरीके से पहले डीएनए के फॉर्म में था, पर डीएनए लेटर ऑन कंडेंस होके लाइक दिस क्रोमोसोम्स बना दिया, हाँ है ना? क्रोमोसोम इज द मैक्सिमम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए, ठीक। इनका डीएनए कैसा होता है बेटा? लीनियर। लीनियर मतलब लाइक दिस, जो डीएनए का तुम बचपन से फोटो देखते हुए आए हो, दिस इज व्हाट? दिस इज अ लीनियर डीएनए, इस तरीके से देखते हो ना, दिस इज विच काइंड ऑफ डीएनए? लीनियर डीएनए। इसके एग्जाम्पल क्या है? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब अगर मैं बोलूँ इन सबको मिला के तुम एक किंगडम बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम मोनेरा, राइट? मोनेरा एक, प्रोटिस्टा दो, फंजाई तीन, एनिमल्स चार, प्लांट्स पाँच, इनको ही मिला के व्हिटेकर साहब का 5 किंगडम, व्हिटेकर करके एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स इन दिस होल वर्ल्ड उसको कितने किंगडम में डिवाइड किया था? 5 किंगडम के अंदर। तो 5 में से 4 तो कैसे हो गए बेटा? यूकैरियोटिक, लेकिन एक बच गया जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, वो कैसा हो गया बेटा? प्रोकैरियोटिक। आया बात? चमका? समझ में आया? तो देखते जाना। यही तक ही था जो आज था हम लोगों का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी बहुत थॉरोली रीडिंग करना। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। बाहर से अगर आ भी जाए तो मैंने याद करो वो वायरस वाला जो बताया था, सेम चीज़ उसी तरीके से डील करना है अपने को, कि अगर एनसीईआरटी के बाहर कोई पॉइंट्स हो, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, जो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बाहर के पेरिफेरल टॉपिक्स है सबको कवर किया जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेडली, बहुत मेहनत करके। तुम भी जान लगाओ, मैं भी मेरा जान लगाता हूँ, तुम भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ, दोनों मेहनत करके बस हमें मेरा एक ही टारगेट है। देखो मैं तो डॉक्टर बन चुका हूँ, ठीक है ना, आई एम अ डॉक्टर। मेरा ये टारगेट है कि तुम भी वही वाइट कोट, वही एप्रन पहन के, स्टेथोस्कोप डाल के मेडिकल कॉलेज के गेट में खड़े रहो। सी यू इन नीट 2026। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।